नमस्कार दोस्तों। फंगल इन्फेक्शन के पिछले पार्ट में हमने जाना कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन शरीर में आता कहां से है, किन किन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है और फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देखें, जिससे ये वाली वीडियो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन के प्रकार क्या हैं, ये कितने प्रकार का होता है, फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस कैसे किया जाता है और फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कौन कौन सी दवाएं उपयोग की जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सेक्शन 5, फंगल इन्फेक्शन के प्रकार। अब एक रोचक बात दोस्तों करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि डॉक्टर कभी टीनिया कॉर्पस, कभी टीनिया क्राइसिस, तो कभी टीनिया पेडिस लिखते हैं। असल में यह अलग अलग बीमारियां नहीं है, फंगल वही होता है, लेकिन शरीर के जिस हिस्से में संक्रमण होता है उसके अनुसार नाम बदल दिया जाता है। जैसे नंबर 1, टीनिया कॉर्पस। यह शरीर के समान हिस्से जैसे हाथ, पैर, पीठ, पेट पर होने वाला दाद है। नंबर 2, टीनिया क्रूरिस। जब संक्रमण जांघों, प्राइवेट पार्ट के आसपास होता है तो इसे जॉक इचिंग या टीनिया क्रोसिस कहते हैं। नंबर 3, टीनिया पेडिस। यह पैरों, विशेषकर उंगलियों के बीच में होने वाला संक्रमण है, इसे एथलेटिक फुट भी कहते हैं। नंबर 4, टीनिया कैपेटिस। जब फंगस सिर की त्वचा को प्रभावित करता है, यह बच्चों में अधिक देखा जाता है। बाल झड़ने का कारण भी यही होता है। नंबर 5, टीनिया बार्बी। दाढ़ी वाले हिस्से का फंगल इन्फेक्शन टीनिया बार्बी कहलाता है। नंबर 6, टीनिया अंजुयम। जब संक्रमण नाखूनों में होता है तब इसे टीनिया अंजुयम कहते हैं। नाखून मोटे, पीले, भूरे और कमजोर हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 6, फंगल इन्फेक्शन की पुष्टि डॉक्टर कैसे करता है। अब तक आपने समझ लिया कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, किन लोगों में होता है और इसके क्या लक्षण हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या केवल देखकर ही डॉक्टर बता सकते हैं कि यह संक्रमण फंगल इन्फेक्शन है। अधिकांश मामलों में हां, लेकिन एक अनुभवी त्वचा रोग विशेषज्ञ त्वचा के दानों का आकार, रंग, किनारों की बनावट, पपड़ी, खुजली और संक्रमण की जगह देखकर काफी हद तक फंगल इन्फेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केवल देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कई अन्य त्वचा के रोग भी इसी फंगल इन्फेक्शन जैसे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक्जिमा, सोरोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, पिटिलियासिस, रिजिया और कैंडिडियासिस। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जांचों की सलाह दे सकते हैं। नंबर 1, KOH माउंट टेस्ट, सबसे सामान्य जांच। फंगल इन्फेक्शन की पुष्टि के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जांच है ये KOH माउंट। इस जांच में डॉक्टर संक्रमित त्वचा से हल्की सी पपड़ी, स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं। उस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH डालकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यदि फंगल इन्फेक्शन मौजूद होता है तो उसकी हाइफी धागे जैसी संरचना दिखाई देती है। यह जांच सरल है, जल्दी होती है और काफी विश्वसनीय मानी जाती है। नंबर 2, फंगल कल्चर। यदि संक्रमण बार बार हो रहा है या कई महीनों से ठीक नहीं हो रहा है या दवाओं का असर भी नहीं हो रहा है तो डॉक्टर फंगल कल्चर कराने की सलाह दे सकते हैं। इस जांच में फंगल को विशेष माध्यम कल्चर मीडिया में उगाया जाता है। इससे पता चलता है कौन सा फंगस है, कौन सी दवा बेहतर काम कर सकती है। हालांकि यह जांच सामान्य मामलों में आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में कई सप्ताह तक लग सकते हैं। नंबर 3, डर्मोस्कोप। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट विशेष प्रकार के उपकरण डर्मोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह त्वचा को कई गुना बड़ा करके देखने में मदद करता है और कई बार निदान आसान हो जाता है। नंबर 4, नेल इन्फेक्शन में जांच। यदि नाखून प्रभावित हो तो डॉक्टर नाखून का छोटा सा नमूना लेकर KOH टेस्ट, फंगल कल्चर या अन्य प्रयोगशाला जांच करवा सकते हैं, क्योंकि नाखून का इलाज लंबा चलता है और सही निदान बेहद जरूरी होते हैं। क्या हर मरीज को टेस्ट करवाने की जरूरत होती है? नहीं। यदि लक्षण स्पष्ट हो और पहली बार संक्रमण हुआ हो तो कई मामलों में डॉक्टर बिना जांच के भी इलाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि संक्रमण बार बार हो रहा हो, बहुत फैल गया हो, लंबे समय से ठीक ना हो या दवा लेने के बाद भी वापस आ जाए तो जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ओवरव्यू। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, फंगल इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले यह बात हमेशा याद रखें, फंगल इन्फेक्शन का इलाज केवल खुजली कम करना नहीं है। इसका उद्देश्य है फंगल को पूरी तरह खत्म करना। यदि केवल खुजली कम हुई और फंगस जीवित रह गए तो बीमारी दोबारा लौट सकती है। इलाज किन बातों पर निर्भर करता है? हर मरीज का इलाज एक जैसा नहीं होता। डॉक्टर कई बातों को ध्यान में रखते हैं। संक्रमण कहां है, कितना फैला हुआ है, पहली बार हुआ है या बार बार, मरीज की उम्र कितनी है, डायबिटिक है या नहीं, प्रेगनेंसी,
लिवर डिजीज या अन्य दवाएं, इसी आधार पर उपचार का चुनाव किया जाता है। नंबर एक, ट्रॉपिकल एंटी फंगल मेडिसिन क्रीम। यदि संक्रमण सीमित क्षेत्र में हो तो डॉक्टर अक्सर एंटी फंगल क्रीम लिखते हैं। आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली दवाओं में शामिल है कोट्रिमाजोल, लूलिकोनाजोल, सेटकाकोनाजोल, टर्बिनाफिन, कीटोकोनाजोल और इबरकोनाजोल। ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सी क्रीम किस मरीज के लिए उपयुक्त होगी यह संक्रमण की स्थिति और डॉक्टर के निर्णय पर निर्भर करता है। स्वयं दवा का चुनाव उचित नहीं माना जा सकता। इन सभी दवाओं की तुलना और सही उपयोग पर हम इस सीरीज के अलग अलग एपिसोड में बात करेंगे। नंबर 2, ओरल एंटी फंगल मेडिसिन टैबलेट्स। यदि संक्रमण बहुत फैला हो, बार बार हो रहा हो, कई जगह पे हो या केवल क्रीम से ठीक ना हो तो डॉक्टर टैबलेट भी लिख सकते हैं। सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली दवाओं में शामिल है टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ग्रीसियोफुल्विन या विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। इन दवाओं का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। कुछ मरीजों में इसका असर लीवर या अन्य परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। नंबर 3, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर। यदि पसीना बहुत आता हो तो डॉक्टर कई बार एंटी फंगल पाउडर भी सलाह दे सकते हैं। इसका उद्देश्य त्वचा को सूखा रखना और नमी कम करना होता है। याद रखिए, पाउडर अकेले इलाज नहीं है, यह केवल मुख्य उपचार का सहायक होता है। नंबर 3, हाइजीन भी इलाज का हिस्सा है। कई मरीज सोचते हैं दवा लगा ली अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि रोज वही तौलिया इस्तेमाल करेंगे, गीले कपड़े पहनेंगे, परिवार के संक्रमित सदस्य का इलाज नहीं होगा तो संक्रमण दोबारा होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए दवा के साथ साथ हाइजीन भी उतना ही जरूरी है। नंबर 4, सबसे बड़ी बात, स्टेरॉइड क्रीम। भारत में फंगस इंफेक्शन के बार बार होने का सबसे बड़ा कारण है स्टेरॉइड वाली कॉम्बिनेशन क्रीम का गलत उपयोग। ऐसी क्रीम लगाने से खुजली जल्दी कम होती है, लेकिन फंगस पूरी तरह खत्म नहीं होता, संक्रमण फैलता रहता है, बीमारी जिद्दी बन जाती है और बाद में इलाज कठिन हो जाता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन का सफल इलाज केवल सही दवा से नहीं बल्कि सही निदान, पर्याप्त समय तक उपचार और अच्छी स्वच्छता, इन तीनों के संयोजन से होती है। सेगमेंट 8, फंगल इन्फेक्शन से बचाव कैसे करें। अब तक आपने समझ लिया कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे फैलता है, किन लोगों को ज्यादा होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? जी हाँ, यदि आप कुछ वैज्ञानिक और आसान आदतें अपनाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने और बार बार लौटने की संभावना काफी कम हो जाती है। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। नंबर 1, त्वचा को हमेशा सूखा रखें। फंगल इन्फेक्शन को सबसे ज्यादा पसंद है गर्मी और नमी, इसीलिए नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं, विशेषकर जांघों के बीच, बगल, पैरों की उंगलियों के बीच और त्वचा की सिलवटों को सुखाकर रखें। अगर त्वचा लंबे समय तक गीली रहती है तो फंगस तेजी से बढ़ता है। नंबर 2, सूती कपड़े पहनना। कॉटन के कपड़े पसीना सूख लेते हैं और हवा आवागमन बनाए रखते हैं। इसके विपरीत बहुत टाइट या सिंथेटिक कपड़ों में नमी फंसी रहती है, इसीलिए ढीले कपड़े पहने, रोज साफ अंडरगारमेंट बदलें, व्यायाम या पसीना आने के बाद कपड़े बदलें। नंबर 3, तौलिया, कपड़े और कंघी साझा न करें। फंगल इन्फेक्शन एक संक्रामक बीमारी है। यदि घर में किसी एक व्यक्ति को संक्रमण है तो उसका तौलिया, कपड़े, कंघी, रुमाल या बिस्तर दूसरे व्यक्ति के साथ कभी साझा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रोजाना कपड़े धोएं। अंडरगारमेंट, जुराबें और पसीने वाले कपड़े रोज धोएं। यदि संभव हो तो धूप में अच्छी तरह सुखाएं। धूप कई सूक्ष्मजीवों की संख्या कम करने में मदद करती है। नंबर 5, जिम और स्विमिंग पूल में सावधानी रखें। यदि आप जिम जाते हैं, अपना तौलिया साथ रखें। एक्सरसाइज के बाद तुरंत स्नान करें। गीले कपड़ों में देर तक ना रहें। पब्लिक स्विमिंग पूल और कॉमन शावर का उपयोग करते समय विशेष सावधानी रखें। नंबर 6, डायबिटीज को नियंत्रण में रखें। यदि आपको डायबिटीज है तो केवल फंगल इन्फेक्शन की दवा लेना पर्याप्त नहीं है, ब्लड शुगर का नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। अनियंत्रित डायबिटीज में संक्रमण बार बार हो सकता है, ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। नंबर 7, डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग ना करें। याद रखिए, हर खुजली पर स्टेरॉइड लगाना सही नहीं है। ऐसी क्रीम कुछ समय के लिए आराम दे सकती है, लेकिन बाद में बीमारी को और जटिल बना सकती है। नंबर 8, इलाज बीच में कभी ना छोड़ें। यह सबसे सामान्य गलती है। बहुत से मरीज खुजली बंद होते ही दवा लगाना बंद कर देते हैं, लेकिन खुजली खत्म होना फंगल खत्म होना नहीं है। फंगल त्वचा में बचा रह सकता है, इसलिए डॉक्टर जितने दिनों तक दवाई बताए उतने दिनों तक दवा पूरी करें। परिवार के अन्य सदस्यों की जांच करवाएं। यदि घर में किसी एक व्यक्ति को बार बार संक्रमण हो रहा है तो संभव है कि संक्रमण किसी अन्य सदस्य में बार बार फैल रहा हो। यदि घर में किसी एक व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो संभव है कि संक्रमण किसी अन्य सदस्य से बार बार फैल रहा हो। ऐसे मामलों में डॉक्टर आवश्यकता अनुसार परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की सलाह दे सकता है।
नंबर 10, स्वयं दवा ना ले। कभी भी दवा का इस्तेमाल स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लाल दाग फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। गलत दवा से बीमारी छिप सकती है, लेकिन ठीक नहीं होती है। हम पूरी चर्चा को संक्षेप में दोहराते हैं। फंगल इन्फेक्शन एक संक्रामक बीमारी है जो डर्मेटोफाइट फंगल के कारण होती है। यह त्वचा, बाल और नाखूनों को प्रभावित कर सकती है। गर्मी, नमी, पसीना, टाइट कपड़े, कमजोर प्रतिरक्षा आंख इसके प्रमुख जोखिम कारक हैं। हर खुजली या लाल दाग फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। सही निदान के बाद ही उपचार शुरू करना चाहिए। केवल खुजली कम करना इलाज नहीं है, बल्कि फंगस को पूरी तरह खत्म करना ही इसका उद्देश्य है। इलाज के साथ साथ साफ सफाई, कपड़ों की स्वच्छता और डॉक्टर की सलाह का पालन भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात दांत के शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने, किन किन लक्षणों को लोग सामान्य खुजली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, फंगल इन्फेक्शन और एक्जिमा में क्या अंतर है, कौन कौन से संकेत बताते हैं कि तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी वैज्ञानिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्टर डोज आरएम को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में आपके सवालों का जवाब जरूर दे सकूं।